तो आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप ये देख पा रहे हैं रेनबो पार्ट 2, ये बुक है आईएएस सेकेंड ईयर का। और इसमें हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स में इंग्लिश सीरीज में हम आपको बता रहे हैं पैराग्राफ नंबर 21, यानी कि 21 नंबर पैराग्राफ। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी देखेंगे पैराग्राफ नंबर 21 यानी 21। और आप ये स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई ये बुक स्टोरी है। इसमें पैराग्राफ नंबर हम 70 आपको 21 आपको बता रहे हैं। ये कहता है, ये जो लाइन है ये कहता है यूरोपियन का अर्थ होता है यूरोप में रहने वाला। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. अब इसके हिंदी को हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है लाइन कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, जो मतलब यूरोप की सभ्यता है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, वह नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियन, मतलब कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए अनुकूल है, योग्य है। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे कोई भी देश के लोग हैं तो वहाँ की जो वातावरण होती है, वहाँ का जो रहन सहन होता है, उसमें उसका शरीर ऑटोमेटिकली ढल जाता है। तो शरीर ढल जाता है, उसकी कल्चर वैसी हो जाती है, उसकी वैसी संस्कृति हो जाती है, उसका रहन सहन हो जाता है, यानी उसका टोटल जो फॉर्म है वो उसी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार एडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, जो यूरोप की सभ्यता है, वह इसमें कोई शक नहीं है कि वह यूरोपियन लोगों के लिए सही है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि भाई जब भारत की सभ्यता है तो भारत के लोगों के लिए सही है, लेकिन दिक्कत क्या होता है। अब मान लीजिए हमारी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार ये सब भारत जैसा है और हम एडॉप्ट कर ले इंग्लैंड वाला, तो हम क्या करेंगे, कोरिलेशन हमारा नहीं बन पाएगा, हमारा यहाँ के सभ्यता संस्कृति को ना अपना पाएंगे बेहतर तरीके से और ना वहाँ के अपना पाएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता जो है वो डाउटफुल नहीं है कि वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो अनुकूल है, बट लेकिन इट विल मीन, इसका यह मतलब हुआ रूइन फॉर इंडिया। अब ये रूइन फॉर इंडिया के किस लिए है कि यह जो है क्या करेगा, भारत के लिए विनाशकारी है, कष्टकारी है, नष्ट करने वाला है। कैसे? इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम वहां की सभ्यता संस्कृति को कॉपी करना चाहें। दिस is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अब इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब ये कहता है कि if we endeavor to copy it, अगर हम लोग उसे एडॉप्ट करने का प्रयास करें, नकल करने का प्रयास करें, कॉपी करने का प्रयास करें, तो यह हमारे लिए विनाशकारी होगा, कष्टकारी होगा। अगला लाइन कहता है कि भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध तो होगा ही। इसका ये बात है, कहने का अर्थ है, यानी कि इट मीन, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आल्सो, डज आल्सो मीन। तो इसका मतलब यह है कि यह जो है हमारे लिए तो मतलब सही नहीं है, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है, एसिमिलेट अगर हम करते हैं, कि that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। मतलब इसका मतलब यह नहीं है
कि उसमें जो उस सभ्यता में जो बुराई है, उसमें जो मतलब खराबी है, उसमें जो मतलब निगेटिव चीज़ें हैं, उसको यूरोपियन लोग छोड़े भी ना, यानी उससे हटे भी ना। इस लाइन का मतलब ये होगा कि यूरोप के जो लोग हैं वो लोग उस बुराई को छोड़े ना, यह भी क्या है, खराब है। इसका कहने का अर्थ है यानी कि उन लोगों को क्या चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। भारतीय सभ्यता संस्कृति भारत के लोगों के लिए अच्छी है, यूरोपियन सभ्यता संस्कृति यूरोपियन के लिए अच्छी है, लेकिन अगर हम अपने वेदर, अपने रहन सहन को वहाँ के हिसाब से ढालेंगे तो वहाँ पे हम जाके ही ढाल सकते हैं, न कि वहाँ के सभ्यता को यहाँ पर अपनाएंगे तो हमारे लिए वो सही नहीं होगा। तो पैराग्राफ नंबर 21 में आप लोगों ने ये देखा। अब पैराग्राफ नंबर 22 में हम चलते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को और एक स्टेप लेवल आगे किया है और उन्होंने किस तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी है। हम भी कहेंगे आप लोगों से, अभी अपने सभी देखने वाले दर्शकों से और सभी छात्रों से, कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है हमारे देश के हिसाब से, हमारे वर्क कल्चर के हिसाब से है, और इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेज हम लोग ना करें तो ही हमारी जो विरासत है वो बची रहेगी। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रहते हुए दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, रूइन होगा, बहुत ही कष्टदायक होगा, ये सही नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 22 और उसमें देखते हैं गांधी जी ने क्या कहा। तो पैराग्राफ नंबर 22 पे हम चले आए हैं और पैराग्राफ नंबर 22 में हम ये देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 22 में हमने एक लाइन लिया है, यानी कि फुल स्टॉप जहाँ तक है वहाँ तक ही हमने लिया है। इसके बाद वाले लाइन को फिर हम इसके बाद अगले स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखता है, द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल comfort and their multiplication is such an evil and I make bold to say that the European themselves will have to remodel whatever we capable of assimilate 22nd इसको काटो, फिर से बोलेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 22 पे हम चलाए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइन कहता है, द इंसेस्ट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन एविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। अब यहाँ पर देखेंगे अगले कॉमा के बाद कहता है, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। अब इसका हिंदी हम समझेंगे कि इसका हिंदी क्या कहता है। देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा हार्ड है हमने उसका हिंदी उसके जस्ट नीचे अंडरलाइन करके लिख दिया है। या आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन करके हमने उसका जो हिंदी है वो हमने लिख दिया है। अब आप देखिए, द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल, यानी कि हम लोग जो अनवरत लगातार मटेरियल सर्च करते हैं, कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लीकेशन यानी बढ़ोतरी होती है, इज सच एन एविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर आउटलुक if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। अब इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर यह कहता है कि भौतिक सुखों की अनवरत खोज, भौतिक सुखों की लगातार खोज जो होती है, यानी भौतिक सुख क्या है, सर्च फॉर मटेरियल, ये हम लगातार हम मटेरियल को खोजते हैं। फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, मतलब जितने भी गाड़ी, मोटर कार, मोबाइल, ये वो जितने भी चीज़ हैं हम मटेरियल को खोजते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या करता है, उसकी बढ़ोतरी जो है, जब जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा वही हमारी लिए उस बुराई है,
ये क्या है, हमारे लिए एक बुराई जैसा है। अगला कहता है कि आई मेक बोल्ड टू से, मैं साहस पूर्वक, मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं दैट द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, जो आराम का बोझ है, आराम खोजने वाला जो बोझ है कि हमको आराम मिले, ऐसे हम बोझ तले दबे जा रहे हैं, टू विच दे आर आउटलुक, वो हमारा जो दृष्टिकोण है, इफ दे आर नॉट टू पेरिस, अगर हमें उस बोझ के नीचे मरना नहीं है, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स इन विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, तो वह क्या कर रहा है, हमें बुराई जो है, अगर उन सुखों को हमको नहीं भोगना है तो हम क्या होंगे, हम गुलाम बन जाएंगे। अगर यही अवस्था चलती रही कि हम भाई भौतिक सुखों के पीछे भागते जाएं, मतलब मटेरियल का बहुत बड़ा माया जाल फैलाएं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये दृष्टिकोण उस आराम के बोझ तले मरने जैसा होगा, और यह हमें गुलाम बनाएगा। यह हमें क्या बनाएगा, और यह हमें गुलाम बनाएगा, और जितना ज़्यादा हम आराम के पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा गुलाम बनते जाएंगे। तो ये हमने आपको एक लाइन बताया, इसी पैराग्राफ में, मतलब यानी 22 में ही हम आपको अगले लाइन में बताते हैं। चलिए अगला लाइन क्या कहता है, अगला लाइन कहता है इट में बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, it may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave on our hearts to motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today is the certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. अब इस लाइन पे हम समझते हैं थोड़ा सा, इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि मैंने जो है गलत पढ़ा हो, मैंने जो है गलत पढ़ा हो, लेकिन बट आई नो डैट, मैं जानता हूं, यानी मुझे पता है, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट डेट, कि मुझे पता है कि सुनहली ऊन के पीछे भागना भारत के लिए निश्चित ही मृत्यु को बुलावा देने वाला है। टू कोट डेट, मृत्यु को बुलावा देने वाला है, दिया देने के समान है। अगला है लेट अस, चलो चले, इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर, यानी कि चलो चले और अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग दिल पे एक पश्चिमी दार्शनिक का एक आदर्श वाक्य हम लेते हैं। देखिए, जब आपको समझाना है तो उन लोगों में जो दार्शनिक है, चाहे जो विद्वान है, वो क्या कहते हैं, जरा उनकी बात को हम समझते हैं। गांधी जी हम लोगों को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई मान लो कि ठीक है, सब बातें सही हैं, हमारी सभ्यता अलग है, वहाँ की सभ्यता अलग है, लेकिन वहाँ के एक विद्वान के बारे में हम जरा पढ़ें, देखें, समझें और ये सोचें कि वह क्या कहते हैं। उनका कहना है, वो क्या कहते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। टुडे इज सर्टेन, यह आज निश्चित है, आज क्या है, निश्चित है कि लाखों लोग, ये भी बात है कि लाखों लोग अच्छी जीवन शैली, दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, अच्छी जीवन शैली, उच्च श्रेणी का जीवन शैली अपना नहीं सकते हैं। वी द फ्यू, और जो कुछ हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, और उसमें से कुछ हैं जो यह सोचते हैं
कि हम अधिक, जैसे वो क्या करते हैं कि हम और अधिक मतलब वस्तुओं को पालें और अधिक अपने पास वस्तुओं का भंडारण कर ले, वो क्या करते हैं, खतरे उठाते हैं। द मासेज रन द रिस्क इन ए वेन सर्च, और वह व्यर्थ में ही सर्च करते हैं आफ्टर हाई लिविंग, उच्च रहन सहन को, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और वो क्या करते हैं, उच्च विचारों को खो देते हैं, हाई थिंकिंग को खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। और क्या मिस करते हैं, तो मिस करते हैं हाई लिविंग। हाई लिविंग के लिए हाई थिंकिंग को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। उनके पास से वो चीज़ें, उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। देखिए, जीवन में सरलता, सादगी का कोई मोल नहीं है। अपने जीवन में जितना ज़्यादा सरल तरीके से हम रहें, उतना हमारे लिए मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं। अभी क्या टाइम क्या कहता है, जितना बढ़िया चीज़ हो, अगर आप सादा जीवन जिएंगे तो ज़्यादातर लोग आपको क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ये क्या है, मतलब पीछे चला गया, ज़्यादा आपको भाव नहीं देंगे। लेकिन जब आप हाई मतलब वैल्यू की चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ों का यूज करते हैं, तब आपके पास भले ज्ञान हो या ना हो, सद्बुद्धि हो या ना हो, रहन सहन अच्छा हो या ना हो, विचार आपका अच्छा हो या ना हो, आपको लोग मतलब एक भाव है उसमें भागते जाते हैं कि हाँ ये आदमी, क्योंकि आपकी भव्यता दिखती है। लेकिन भव्यता के पीछे उन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि जीवन में सादगी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भव्यता क्षणिक है, सादगी एक लंबे समय की चीज़ है। तो इस पैराग्राफ में गांधी जी ने अपने इन्हीं विचारों को हम लोगों के साथ साझा किया है, और ये जो विचार हैं उनके, वो हम आईएससी के सेकेंड ईयर के पहले पेज में पढ़ रहे हैं। और ये जो विचार हैं अभी जो हाई प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग का कहते हैं, ये पैराग्राफ नंबर 22 यानी 22 नंबर पैराग्राफ का है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए 2 पैराग्राफ 23 और 24 यानी कि 23rd और 24th पैराग्राफ के बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो में आपके सामने फिर प्रेजेंट होंगे 23rd और 24th पैराग्राफ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।